केंद्र में जब से मोदी सरकार 2.0 आई तब से कहीं ना कहीं कश्मीर के सूरत हाल बदलते हुए दिखे और इस तरह से दिखे कि गृह मंत्री की जुबान पर भी यही था कि आतंक समाप्त करेंगे, पर प्रधानमंत्री की जुबान पर भी यही था कि धारा 370 जो है एक बहुत बड़ी बाधा है और इससे कहीं ना कहीं विकास कार्यों में रुकावट हो रही है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, अलगाववाद का एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा नाम और युवाओं को अलगाववाद की राह पर लेकर जाने वाला वो इंसान आज हुर्रियत का दामन जो है वो छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका है, बात करने के लिए मेरे साथ पठानिया साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये केंद्र सरकार की जीत है कि भाजपा के सोच की जीत है या उस सरकार की जीत है जो हमेशा से कहती रही कि ना आतंक चलेगा ना अलगाववाद चलेगा। पठानिया साहब से बात करेंगे, क्या लग रहा है कि किसकी जीत है? आपने बिल्कुल नोट ये सेट कर दिया प्रॉपर, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन सेपरेटिस्ट कैडर्स में और अक्रॉस दी बॉर्डर भी है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसको ले आऊँ, आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर और खासकर आपके पोर्टल के जो लोग सारे देख रहे हैं इसको जागृत करने के लिए कि किन कंडीशंस में तकरीबन 550 प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने सीड किया द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको डिफाइन किया गया उस वक्त भारत के साथ डिफाइन किया गया एट पर, जिसे कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक। और 550 की 550 स्टेट्स का जो सीडिंग पैटर्न, जो एग्रीमेंट था वो सेम था जो जम्मू एंड कश्मीर का था। लेकिन भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इसको धारा 370 को रखा और ये डिफाइन किया गया उस वक्त दैट दिस वाज ए टेम्परेरी मेयर। अब हम इस डिबेट में ना फंसे, फिलहाल मैं इसको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं लाऊंगा कि वो अच्छा हुआ या बुरा, डिबेट कहीं और चले जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि सिर्फ एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, एक ऐसा देश जिसका सेकुलरिज्म जिसके प्रेम्बल में लिखा है, और उसमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को एक स्पेशल कंसेशन भारत देने जा रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री उनका स्टैंड पॉइंट बोल रहा है, उन्होंने भी कहा कि दिस इज़ टेम्परेरी। हालांकि इसको अपोज किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसको अपोज किया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। अब उसके आगे अगर आप चलें, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, हर एक का मतलब कि एक व्यू पॉइंट था कि आहिस्ता 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 वो कम किया गया। आपको देखते हैं एक ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आया, यहाँ पे कैग नहीं लगता था, कैग आया, चीफ इलेक्शन कमीशन, हर एक केंद्र की जो एजेंसी आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे आई। नरसिम्हा राव जी से, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी से, उनसे पूछा गया कि नरसिम्हा राव जी धारा 370, तो माई पॉइंट इज राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू नरसिम्हा राव, एवरीबॉडी, ये एक राजनीतिक को मुद्दा नहीं, हर एक का व्यू पॉइंट था कि इसको देश में जो धारणा थी इसको जाना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंने अपने एक लेख, एक राइटअप में, इतने बड़े कंट्री का दिया हुआ एक कंसेशन, लेकिन उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित करके देखा जा रहा था शायद कोई इनका कोई कंपल्शन है, शायद इनका कोई मजबूरी है। मैं वैली से जो बहुत बड़े एक नेता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कह रहे 370 को हाथ लगा सकते हो तो हाथ लगा के दिखाओ। देखिए ये भी कहा था सर उन्होंने कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये इस तरह से हाथ जल जाएंगे, इस तरह के बयानी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कश्मीरियत बचाते बचाते जम्मू पर भी अब वो असर छोड़ने वाले थे। मैं इसी पॉइंट में आपको कह रहा हूँ कि ये इसी आर्गूमेंट को समअप कर रहा हूँ कि इतने बड़े देश की दी हुई एक कंसेशन, और उसको ऐसा बताया जा रहा था यहाँ पे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर में, शायद कोई मजबूरी है, शायद हम इसे निकल ना पाएंगे, शायद कोई ऐसी परेशानी है, शायद पता नहीं क्या, कोई एक पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैक पेन। मतलब कि आप देखें मोदी जी ने कितना हमारा एक पैकेज दिया जम्मू कश्मीर को। मोदी जी ने कहा जम्मू कश्मीर एक मोस्ट डेवलप्ड एक स्टेट होगा पूरे, वो कहते हैं वो जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी दीजिए, जब जम्मू कश्मीर का मसला हल शुरू, अरे क्या। तो आखिरकार एक इतने बड़े देश ने, मैंने कहा कि जो डेवलपमेंट, जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, वो कह रहे हैं धारा 370 को उठा के बताओ, क्या वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ड्यूअल करेंसी चलाओ, यहाँ पे बॉर्डर्स खोल दो। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा था, प्रधानमंत्री तक का जिक्र कर दिया था कि अलग प्रधानमंत्री होते थे, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा था कि चलिए समय कैसे बदलता है कि प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, उससे चलना होगा तो देश की जुबान बोलनी होगी। बिल्कुल ठीक कहा। वो देयर इज एन इडियम इन इंग्लिश लैंग्वेज कि नोबॉडी वाज रेडी टू बेल द कैट, और जिसे कहते हैं कि शेर के नाक में नथ जिसे लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कड़ा फैसला लिया गया वहाँ पे कि ये जितनी भी डेवलपमेंट्स थी, इन सभी डेवलपमेंट्स ने, महबूबा जी ने जैसे, या
आप लेके चलें, उमर साहब, अब्दुल्ला साहब, फारूक साहब, या जितने भी लोग जो कश्मीर के जो लोग थे, दे परवोक द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द कंट्री कॉल्ड इंडिया। भारत का कलेक्टिव कॉन्शियस को परवोक किया, चैलेंज किया, और इससे बड़ा कोई स्टेप था ही नहीं। और आखिरकार एक gave them the befitting reply. एग्जैक्टली देखें, एक तो एक साइकोलॉजिकल, इसी बात पे आ जाऊं, एक तो पूरे शेष भारत में भी एक साइकोलॉजिकल मैसेज है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी देयर इज ए बिग साइकोलॉजिकल मैसेज दैट नो ऑटोनॉमी, नो सेल्फ रूल, नो स्पेशल कंसेशन। जो कानून, जो प्रणाली, जो प्रावधि पूरे देश में है वो जम्मू कश्मीर में चलेगी, दैट्स ऑल। ये मतलब कि ये एक वन थिंग इज ग्रांटेड, पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग, एक कंसेशन को ब्लैकमेल के नाम पे आप इस्तेमाल करेंगे। और ये जो जिलानी जी का भी जाना है, ये जो आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपने आप को विड्रॉ करना, ये इटसेल्फ अगर आपने इसको पूरा इस कड़ी को जोड़ें तो ये सिग्निफाई करता है, ये नोटिफाई करता है कि अब इसमें ज़्यादा कोई, जिसे कहते हैं कि आगे पीछे करने की गुंजाइश नहीं। It's the end of separatism in Kashmir. Absolutely, this marks the virtual end of separatism and the separatist politics also. कश्मीर पे एक धारणा बनी थी कि जितनी भारत को गाली दोगे उतने बड़े आप नेता बनोगे वहाँ से। देयर वाज अ टाइम इन इंडिया जब हमने देखा कि आपने डेलीगेशन नियुक्त किए केंद्र सरकार ने, और कहते थे कि कश्मीर अगर जाना है तो रास्ता अलगावाद से जाता है, कश्मीर अगर जाना है अलगावादियों से मुलाकात कीजिए, देन मेन स्ट्रीम लीडर्स जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती, इन सब से बातचीत होगी। लेकिन किस तरह की पॉलिसी रही कि अब सब घुटने पर आ गए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपकी बात में अगर छुपा हुआ मतलब एक और बताऊं कि ऐसा लगता था कि इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज भी, मतलब कि जिलानी साहब, फारूक, उमर फारूक, या वो नईम खान, जितने भी जो लोग चुनाव नहीं लड़ते, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी? वो ये कम से कम जीत के तो आते थे ना, तब इन्हीं को दिया जाता था। आई वॉज सरप्राइज्ड कि वो ऑल पार्टी डेलीगेशन पिछले दिनों जब वैली में आया तो सबसे पहले जिलानी जी के घर गए हैं कि उन जिलानी जी का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या है, कितने लोग हैं उनके साथ, क्या लोगों के विशेष और एस्पिरेशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इतना ही है कि भारत को गालियां देते थे, लोगों को एक सब्ज बाग दिखाते थे, पता नहीं कौन सा कंट्री, कौन सा मुल्क, कौन सा ये, कौन सा फलाना। एक कोशिश की जा रही थी स्टेट के बीच में एक स्टेट, एक कंट्री के बीच में एक और कंट्री और एक तैयार करने की, वो धारणा बिल्कुल खत्म हो गई। ये इन्होंने छोड़ दिया है, आप मान रहे हैं कि अलगावाद का समाप्ति हुई है, बट समहाउ आपको लगता है पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये जो भाषा बोलते थे पाकिस्तान की बोलते, और हाल ही में मुझे याद है कि मैं भगत जी के पास इसी मुद्दे पर इंटरव्यू करने गई थी कि रिपब्लिक डे को भी इन्होंने ब्लैक डे कहा था। तो ये हमारी नेशन की जो पॉलिसी है ये उसको अडॉप्ट नहीं करते थे। लेकिन ये झटका क्या पाकिस्तान को है कि जिसको आप मोहरा बनाते थे हिंदुस्तान के खिलाफ, आज वो घुटने पर आया? आपने बिल्कुल ठीक कहा, यू आर वेरी मच राइट। और पाकिस्तान के लिए भी द मैसेज इज़ वेरी लाउड, क्लियर एंड कैटेगोरिक। और पाकिस्तान भी डिस्परेशन में, कहीं माननीय मोदी जी ने कहा है और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि अगर कोई झगड़ा, अगर कोई परेशानी है तो वो, अगर जम्मू कश्मीर को लेके कुछ डिस्प्यूट है, वो उस एरिया को लेके है जो पाकिस्तान के अनऑथोराइज्ड कंट्रोल में है, वो उस क्षेत्र को लेके जो चाइना के अनऑथोराइज्ड कंट्रोल में है। जो ये हिस्सा जो जम्मू कश्मीर भारत के पास है वो भारत का अटूट अंग है। गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि जान भी दे देंगे, ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा लग रहा था कि करारा जवाब है कि जान भी दे देंगे। जहां पर 70 साल आप कहते थे कि देश को लूटा, देश को लूटा, धारा 370 की समाप्ति होगी, राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब विपक्ष के लिए लग रहा है कि अब वहां पर अगर कांग्रेस की पॉलिटिक्स होगी, जिस तरह से आप देख रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धरी की धरी रह गई। अब एक बहुत बड़ा सवाल है सर, आया है, उन्होंने कहा कि स्ट्रीम लीडर्स रिहा नहीं होंगे रियासत में। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है, जो पहले रियासत या ब्यूटी है, यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होगी, यहाँ पर कोई चुनाव की बात नहीं होगी, हमें एकजुट होना होगा। और दिल्ली ने बहुत गलत किया। देखें, तकरीबन मेन स्ट्रीम लीडर्स तो तकरीबन तो रिहा हो ही चुके हैं। बिल्कुल। और सर्वोपरि देखें, कोई भी डेमोक्रेसी या कोई भी हुकूमत, कोई भी निज़ाम जो है, उसमें रूल ऑफ द लॉ को हमेशा सुप्रीम एक स्टैंडर्ड, एक इसको लेवल दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों को आदत थी एक मैसेज देने की ज़रूरत थी कि अब ये कोई इतना नहीं है कि भारत सबसे ऊपर, सर्वोपरि भारत माता को, भारत को अब परेशान करोगे, आपने तो एक सांसद को नजरबंद कर दिया, वो सांसद जो श्रीनगर की आवाज़ थे, तो आपने तो एक सांसद को नजरबंद कर दिया। और जब वो सांसद बोल रहे हैं कि दिल्ली ने गलत किया, लग रहा है कि दिल में टीस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ना सिर्फ सांसद 3 बार फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और जिनके परिवार का एक श्रीनगर में एक नाम रहा है। तो एक मैसेज है कि अगर ये भी अंदर जा सकते हैं तो किसी को भी
भारत की अखंडता और भारत की प्रभुसत्ता और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। जैसे अमित शाह जी ने कहा, जैसे भी दे देंगे वहां पे, इस पर कोई कानून सबके लिए बराबर। और ये माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी कि अब डोमिसाइल का मुद्दा काफ़ी गर्मा रहा है। यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर है, उनको हाल ही में डोमिसाइल दिया गया, और यहाँ पर एक पता नहीं क्या मिथ है या मैं क्या कहूँ कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहारी बाबू है, उनको दिया गया नॉलेज, बट यहाँ पर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने कहा असंवैधानिक है, हम इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। धारा 370 के बाद जो भी हुआ असंवैधानिक है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन का आपने फॉर्मेशन किया, उस समय भी अकबर लोन ने और इन्होंने सबने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यानी 5 अगस्त के बाद जो भी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में, जो बदलाव आप लाएंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो होगा क्या? जो अकबर लोन साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा वो गैर संवैधानिक है, लेकिन ये जो बार बार जिसे कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोगों को राजनीतिक एक भेदभाव, और हमने बार बार कहा है कि जो लोग आज भाजपा 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 ABCD करके तमाशा कर रहे हैं, ये लोग तो उस वक्त ठेका करते रहे वहाँ पे। मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आज आपके और बाकी चैनलों के माध्यम से सबसे ज़्यादा शोर बनाते हैं और खप मचाते हैं जम्मू 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 का जम्मू के साथ। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ थे जब फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके आपने इस डिलिमिटेशन 26 के बाद वाले सेंसस तक आपने जिसे कहते हैं दबा के रखी। ये तो सभी लोग उस वक्त विधायिका में थे। अरे हम लोगों को तो 2 साल 11 महीने ही मिले, आप लोगों ने तो 30 साल 40 साल 50 साल इस जम्मू कश्मीर में राज किया है। वो मुफ्ती ने भी हाल ही में जब आपने डिमिलिटेशन की बात की थी, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि इमोशनल पार्टीशन, और मैं ये नहीं होने दूंगी। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज नथिंग लाइक इमोशनल पार्टीशन। आप देखें, यू सी दी साइकी, 2 कमीशन है, दिस इज न्यूज फॉर यू एंड फॉर एवरी पर्सन ऑफ जम्मू। 2 कमीशन बने हैं। वन इज गजेंद्र गडकर कमीशन, विच इज जुडिशियल कमीशन, विच इज हेडेड बाय ए जुडिशियल ऑफिसर, एक जज हैं उसने, और जिन्होंने एक फाइंडिंग यहाँ पे दी है यहाँ के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट्स और टेरिटरीज को लेके। दूसरा कमीशन है, बड़ा नाम जिनका चलता है, वजीर कमीशन, जस्टिस जानकी नाथ वजीर जिसके चेयरमैन थे, जिन्होंने एक पूरा खाका बुन के दिया यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में और बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कश्मीर में और कितने जम्मू में, उनका रिकमेंडेशन था वहाँ पे। इन 2 कमीशंस की रिकमेंडेशन मानना तो दूर, इन दोनों कमीशंस की रिकमेंडेशंस का जिसे कहते हैं ब्लूप्रिंट भी सरकार के पास नहीं है। सरकार नहीं है, दोनों जो रिकमेंडेशंस हैं वो कहीं ठंडे बस्ते में नहीं, मेरे को लगता है कहीं निकाल के और पता नहीं कौन सी जिसे कहते हैं चनाब में या कौन से दरिया में जाके बहादी हुई हैं उसमें। दिस वाज द माइंडसेट्स, जो उनको सूट करेगा, जो उनका मन है वो संवैधानिक होगा, जो उनको सूट नहीं करेगा, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑल्सो। मैं कश्मीर के मद्देनजर देख के आपको वहाँ पर जवाब दूंगा कि ये ऐसे ऐसे सपने उनको देते थे कश्मीर वालों को कि यहाँ स्टेट बनेगी तो पता नहीं कितने हज़ार नौकरी आएगी, पता नहीं हर घर को पता नहीं कितना मिलेगा, जबकि फैक्ट रिमेन्स कि जम्मू एंड कश्मीर इतना रिच, इतना नेचुरल रिसोर्स होते हुए भी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम से मुलाजमों की तनख्वाह जम्मू एंड कश्मीर नहीं दे सकता। उसमें इन्होंने नौकरियों पे कब्जा कर लिया, इन्होंने जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ को जिसे कहते हैं रोक के ब्लॉक करके रख दिया। आप देखें, दिल्ली आज से 30 साल 40 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ? हैदराबाद कहाँ से 30-40 ईयर्स पहले, आज कहाँ है? आप बेंगलोर को देखें, 30-40 ईयर्स पहले कहाँ था, आज कहाँ है? लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ऐसे लगता है वही असंवैधानिक। एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आई थिंक यू विल गिव मी द आंसर ऑफ दैट। अगर ये असंवैधानिक है तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल तो हमारा पारित हुआ है, एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हालांकि उस समय वो नहीं थे, उस समय वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे, और जब उनके लिए सवाल किया गृह मंत्री ने तर्क दिया, लेकिन जो पारित हमारी संसद करती है तो वो कैसे असंवैधानिक? मैंने कहा आपको कि जो फारूक साहब कह रहे हैं वो असंवैधानिक है। बाकी जितनी भी प्रक्रिया पोस्ट 5 अगस्त, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या उसके बाद जितने भी कानून यहाँ पे आए हैं, मैं आपके माध्यम से 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा कि आज केंद्र में 1 नेशन 1 राशन कार्ड आया है, अगर वो पहला होता तो यहाँ नहीं आता। आज मेरे जो गुजर में उनको फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट का प्रोटेक्शन था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। आप राइट टू एजुकेशन पूरे शेष भारत में इट वॉज ए फंडामेंटल राइट, लेकिन यहाँ पे वो नहीं था। तो जैसे ही RTI एक्ट, ऐसे राइट टू एजुकेशन एक्ट और डिफरेंट जो कानून, जो प्रणालियाँ पूरे देश में थे, यहाँ नहीं थे। हाँ, लेकिन डिलिमिटेशन वाला वो जो ये पूरे शेष भारत में था, वो इन्हें सूट करता था, वो एकदम आ गया, उसको कोई धारा 370 नहीं लगी।
तो जो इनको सूट करेगा, जो उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को, जो उनके पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना, वो छोटे छोटे लोव्स एंड फिशेस, छोटे छोटे फायदों को सूट करेगा, वो संवैधानिक होगा इनके लिए, और बाकी कोई भी संवैधानिक नहीं होगा। आप यू टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि जो भी चीज़ हुई है, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आना, फिर उसका संसद में पास होना, फिर उसकी पावर करके जैसे डोमिसाइल और बाकी कानून को लेके आना, बिल्कुल संविधान की स्पिरिट के साथ है। इन्होंने अपना लक ट्राई किया है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी जोर लगाया है उधर, वो तो एक निष्पक्ष एक न्यायपालिका, लेकिन आज तक इनको कोई भी रिलीफ वहाँ से नहीं मिल पाया है, और आने वाले वक्त में भी इनके हाथ खाली ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि कश्मीर की जनता इस नए सेटअप में, एक नए माहौल में, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की, और जम्मू कश्मीर के नौजवान खासकर इसमें कंट्रीब्यूट करके, जिसे कहते हैं ना, जिसका शीर्ष, जिसका शेष, जिसका संबंध सब्सटेंस भारत और भारत होगा, और जिसमें नया डेवलपमेंट और या हर पॉइंट ऑफ व्यू से 4 डायमेंशनल फिल्म यहाँ पे डेवलपमेंट को मिलेगा। और जैसा हमने कहा था कि अच्छे दिन पूरे देश में तो थे, लेकिन हमारे यहाँ तो धारा 370 था, अच्छे दिन यहाँ भी रहेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। एक और बात कहूँगा कि आपका, चूँकि मैंने यही एक स्टेट देखी है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, लेकिन ये जितना ये जो पोर्टल्स और सोशल मीडिया का रिवाज हमारे आज यहाँ जम्मू कश्मीर में होगा, शायद ये किसी स्टेट में होगा। मेरे कुछ मित्र युवा, देख, वो जिसे कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि एकदम डोमिसाइल पे ये हो गया। अरे भाई, डोमिसाइल पे आपकी धारणा बताऊं, चंद हंड्रेड्स ऑफ लोग, चंद सैकड़े लोग होंगे जो इस डोमिसाइल में जम्मू कश्मीर में ऐड होंगे, और कई लाख ऐसे होंगे जो डिलीट हो जाएंगे। जितना भी फ्रॉड स्टेट सब्जेक्ट है, आपको बता दूं, जो पुरानी सरकारों ने बनाया वो सारा पकड़ा जाएगा, चाहे वो पंजाब से, चाहे वो हरियाणा से, चाहे वो दिल्ली से। जितने डिलीट होंगे, मैं, यू टेक इट फ्रॉम मी, कि वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, वाल्मीकिस, गोरखास, इनके इंक्लूड होने के बावजूद भी, या जैसे आपने बिहारी बाबू केंद्र सरकार आने के बावजूद भी, एडिशन कम होगा और डिलीशन ज़्यादा होगा। और हर कोई आदमी, देखें, दिस इज़ ए लीगल एक सवाल, कि जिसको यहाँ का अब जैसे चौधरी यहाँ के डोमिसाइल बने हैं, वो वहाँ के डोमिसाइल नहीं बन सकते। एज पर लॉ आपको एक ही स्टेट का डोमिसाइल मिलेगा, और हर एक स्टेट, धारा 370 तो हो, को ऐसा प्रावधान तो वहाँ हो या ना हो, लेकिन अपने डोमिसाइल्स के लिए नौकरी या इंजीनियरिंग कोर्सेज या कुछ स्पेशल बेनिफिट्स जरूर रखती है उसमें, तो उनको वो बिहार वाला छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे आना है, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो वहाँ वाला छोड़ के यहाँ आएंगे। यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये बड़ी गलत बात है। मतलब एक IAS ऑफिसर, like the person who served the nation, who served Jammu and Kashmir, and still he got that title, he is a Bihari Babu. Is it right? Not only बिहारी बाबू, sorry to interrupt, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी इनको कहा गया बेचारों को। Is it right? मतलब we have to change our mindset towards the people who are serving the nation. It needs to be changed, कि इसी भारत माँ के सपूत, इसी भारत माँ के, जिसे कहते हैं एक टुकड़ा, एक मुकुट, जिसे कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में लोगों की सेवा करने आए। चाहूंगी, हाल ही में जिस तरह से चीन की कायराना हरकत हुई, वहाँ पर भी बिहार रेजिमेंट के ही हमारे जवान थे, लेकिन यहाँ पर ये जो माइंडसेट है, इसमें कितनी देर में बदलाव आया? आपने ठीक कहा कि बिहार का नौजवान या पंजाब रेजिमेंट, इन दोनों ने, वो देश जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए कुर्बानी देगा, लेकिन यहाँ पे डोमिसाइल नहीं ले सकता, वो यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। तो क्या आप लेने देंगे? वो नागरिक बन सकता है जो वहाँ से, आप देखें, आप इनका माइंडसेट देखें, किस तरफ जम्मू कश्मीर को ले जा रहे थे। आप रीसेटलमेंट एक्ट को देखें, अब जो आदमी यहाँ से 47 में यहाँ से चला गया, मैं विधानसभा में भी बोला कि उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, वो बिल्कुल एक छोटा सा दरखास्त देगा और यहाँ पर रीसेटल हो जाएगा। जिसने जम्मू एंड कश्मीर के, आप देखें, 2 तरीके के लोग हैं। एक वो आदमी, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, उस चैप्टर में मैं जाऊँगा नहीं। एक वो आदमी है जिसने जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, और वो वहाँ से बेचारा भागता हुआ, किसी तरीके से जान बचाता हुआ, बच्चे हाथ में पकड़े हुई, एक पोटली सर पे उठाई, अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान में पहुंचा कि मैं भारत के सेकुलर, जिसे कहते हैं संविधान के तहत मैं इसको अडॉप्ट करूंगा। दूसरी तरफ वो आदमी है जिसने भारत के उसको छोड़ा, और वो जो फंडामेंटलिस्ट डॉक्ट्रिन थी वहाँ पे, वो वहाँ गया, उसके लिए रास्ते खोल दिए इन्होंने कि आप रीसेटल करिए। जो भारत को छोड़ के गया, आप 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, सेटल हो जाइए, तब कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब को पूछा जाए। लेकिन जो बेचारा वहाँ से बच के वहाँ आया, जिनको उनके ही पिताजी शेख अब्दुल्ला साहब ने, उनका रिकॉर्डेड टेलीवर्शन है कि आपको सब हकूक या मालिकाना हकूक यहाँ पे दिए जाएंगे, वो तो बेचारे जान बचा के बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बसे। ना उनको नौकरी मिल सकती है, ना वो ज़मीन खरीद सकते हैं, और ना ही उनको यहाँ के शिक्षा संस्थानों में कोई एडमिशन मिल सकता है उसमें। ये तो एक
एक बड़े एक अखबार ने एक बड़ा बुक लिखा हुआ है कि दीज आर पीपल ऑफ ए लेसर गॉड। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की भी कृपा इन पे कम थी उसमें। तो दिस पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल दिस इज कम टू एन एंड। मैंने बार बार कहा कि ये छोटी छोटी बातों में हमें ये नैरो माइंडेडनेस है, ये एक एरिया दूसरा क्षेत्र, You think it should be changed? it has been changed with the under the bold leadership of Pradhan Mantri Narendra Modi ji and with the under able stewardship of the dynamic Home Minister of India, this is the Amit Shah ji, and he had made it clear some 6, 7, 8 days at a party meeting at Srinagar गए थे। जब उन्होंने वो भाषण किया ना वहाँ दिल्ली में कि धारा 370 को और 35 से ये सब एंटी पीपल है वहाँ पे, उससे पहले हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करके गए थे और मुझे लगता है अपना माइंड बिल्कुल क्लियर बना के गए थे। और अगले 5-7 दिन में ये बड़ा धमाका जिसे कहते हैं बड़ा चैनल उन्होंने कर दिया। और लेट्स होप एवरीथिंग कम्स ऑफ प्रॉपरली। और ये मिस इन्फॉर्मेशन, मैं बार बार कह रहा था कि नौजवान हमारे युवा और खासकर सोशल मीडिया यूजर्स डोमिसाइल ये जो SRO 202 की बात करें, आई वॉज द मैन। आप जैसे मैंने इंटरव्यू दिया कि दिस SRO 202 शुड गो नाउ, इट इज़ ए लेगेसी ऑफ क्या जिसे कहते हैं उन दोनों नई जब सरकार बनी, द्राबू साहब एक ऑर्डर ले आए फाइनेंस डिपार्टमेंट का विच वॉज नेवर डिस्कस्ड इन दी कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसकी भाजपा की और PDP का कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जहां मुद्दों पे बात की जाती है, लेकिन इट वॉज नॉट डिस्कस्ड। राघू साहब ने एक बमशेल की तरह ड्रॉप किया, हमने उसे अपोज किया उस वक्त भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज हमारी ही सरकार थी केंद्र में, हमने उसको बिल्कुल रिवोक किया। लेकिन फिर भी इतना बड़ा मुद्दा, जनाब अभी भी झूठ बोल रहे हैं भाई, अब तो ऑर्डर भी आ गया, अब क्या हो गया? यानी कि सीधे तौर पर शुक्रिया सर, ये क्या कर ले लेकिन जनता, लेकिन जम्मू कश्मीर सियासत के लिए जाना जाता है। और यहाँ कर अगर बात करूँ तो युवा जो है काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और जब भी कुछ गलत होता है आवाज़ उठाई जाती है। और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, राज्यों में हो, और कहीं पर भी हो, अपना तर्क जो है दिया जाता है, जिसके बाद बदलाव ज़रूर आता है। और हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में युवाओं की सुनी जाती है, सिर्फ आपको मौके की तलाश है जब आप सही मुद्दे पर सही आवाज़ उठाएं। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।